गुड मॉर्निंग एवरीवन। 22 अप्रैल आज का रेट और बात करेंगे शुरू अमेरिकन मार्केट से। जिस तरह हमने कल देखा था कि अमेरिकन मार्केट में डाउ जोन्स और S&P 500 2% के अराउंड डाउन थे। आज सेम वो चीज़ ऊपर आ चुकी है। डाउ जोन्स और S&P 500 अगर मैं अभी आपको करेंटली बताऊं तो हाँ, दोनों 2.52 के % के ऊपर है। कल जो मेन रीज़न बताया जा रहा था मार्केट डाउन होने का, अमेरिकन मार्केट डाउन होने का, वो मेन रीज़न ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक एलिगेशन या मैं बोल सकता हूँ टारगेट कर दिया था हमारे पॉवेल भैया को। ये टारगेट किया था कि हम पॉवेल को हटा देंगे नौकरी से, जो कि एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है और ऐसे स्टेटमेंट जनरली मार्केट्स को पसंद नहीं आते क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है बीच में। अगर वो पॉवेल को हटा देंगे तो पक्का कोई ना कोई ऐसा लेके आएंगे जो ट्रंप की बात सुनेगा और वन साइडेड आई थिंक चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती, या वन साइडेड चीज़ें होना स्टार्ट अगर ऐसा कुछ होता है तो हो जाएंगी, जो कि एक ट्रस्ट इशू लेके आता है जो हमारे मार्केट के लोग हैं उनमें और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में। क्योंकि गवर्नमेंट फिर नहीं चाहेगी, फिर गवर्नमेंट अपने हिसाब से सारा काम करवाएगी और करना चाहेगी रेदर देन लिसनिंग टू अदर गाइज। तो ये सब तो चलो ओवरकम होता रहेगा और एक ही न्यूज़ पे बार बार मार्केट रिएक्ट नहीं करता है। उसके बाद जो न्यूज़ आती है वो इंडियन मार्केट के बारे में हम लोग बात करते हैं। फ्लैट मार्केट, बट उसमें भी बहुत एक अच्छी न्यूज़ ये कि हम FII की देख सकते हैं बाइंग वापस आ चुकी है। FII की बाइंग बहुत इंपॉर्टेंट थी इंडियन मार्केट के लिए। जिस तरह से ये 6-7-8 महीने से इंडियन मार्केट करेक्ट हुआ है, उफ मतलब कितने स्टॉक्स तो अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे आ चुके हैं और ऊपर से 60-70-80% करेक्ट हो चुके हैं। वन ऑफ द पॉपुलर नेम्स अगर मैं लूँ तो वारी रिन्यूएबल ऊपर से 60% आई थिंक करेक्ट हो चुका था। अभी मुझे आइडिया नहीं है अभी कितना हाल होगा। इंडसइंड बैंक जिसकी हम आगे भी बात करेंगे ऊपर से 50% करेक्ट हो गया है। रेमंड लाइफस्टाइल वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, वो भी ऊपर से 70% के अराउंड करेक्ट हो चुका है। NPST नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजीज एक SMB कंपनी जो कि मेरा आई थिंक आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक है, वो भी ऊपर से ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो गया था, जो बाद में अभी रिकवर हो चुका है, काफ़ी रिकवर हो चुका है। वरुण बेवरेजेस जिसको देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। इनिशियल डेज में मैं काफ़ी इन्वेस्टेड था वरुण बेवरेजेस में, जो कि अगर मैं 1 साल में देखूँ तो कुछ भी रिटर्न नहीं दिया और ये एक ऐसी कंपनी थी जिसको अगर मैं 10 साल में देखूँ तो ये 10 साल में ऑलमोस्ट 20-30 गुना हो गई थी। और अब इसकी ऐसी हालत है कि इसने 1 साल में 0 रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न दिया। इसके अलावा जो असर पड़ेगा FII बैंक का वो ये पड़ सकता है कि काफ़ी कंपनी जो FII बैंक से अफेक्ट होती थी, जैसे HDFC बैंक हो गया, ICICI हो गया, कोटक हो गया, VBL इटसेल्फ, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगी फॉर अ लॉन्ग टाइम। FII बैंक इसलिए चालू हुई क्योंकि जो रुपी टू डॉलर इंडेक्स था, जो रुपी टू डॉलर वैल्यू था, वो कम होना वापस स्टार्ट हो चुका है। एक टाइम था फरवरी में जब रुपी टू डॉलर जो था वो 87.5 था और 88 अप्रोचिंग था, और हमें लग रहा था कि 88 अप्रोचिंग है और 88 टच करेगा और FII सेलिंग कंटिन्यू रहेगी इंडिया में। बट थैंक्स टू ट्रम्प भैया जिन्होंने टैरिफ लगाया और देशों पे और अपने डॉलर को वीक किया। डॉलर वीक हुआ तो इंडिया में वापस से इन्फ्लो चालू हुआ और आई होप कि इन्फ्लो कंटिन्यू रहे और हमें इन्फ्लो के सिग्नल्स दिख भी रहे हैं। काफ़ी कंपनीज जो कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज थी, स्मॉल कैप्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो उनमें रिकवरी वापस आने शुरू हो चुकी है। काफ़ी हद से रिकवरी आनी शुरू हो चुकी है और इंडियन मार्केट अभी एक बहुत क्रूशियल फेज से गुजर रहा है क्योंकि Q4 के रिजल्ट्स आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि पिछले 2-3 क्वार्टर्स 4 क्वार्टर से रिजल्ट बिल्कुल अच्छे नहीं थे कंपनीज़ के, और ये क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इस क्वार्टर में हम काफ़ी सारे इवेंट्स हो रहे हैं। FII बाइंग सेलिंग पे बहुत बड़ा हमें अभी भी डाउट है कि अभी भी FII बाइंग मेंटेन होगी या FII सेलिंग वापस चालू हो जाएगी। टैरिफ्स पे बहुत सारे डाउट्स हैं। कंपनी के रिजल्ट्स ऑब्वियसली हैं। अगर ये तीनों में से कोई भी 1 या 2 न्यूज़ ख़राब होता है तो वापस इंडियन मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकती है। क्वेश्चन ये उठता है क्या बॉटमिंग आउट हो चुका है? तो आई थिंक बॉटम एक बन चुका है मार्केट का। वो कब बना था? जब DIA ने सेलिंग स्टार्ट कर दी थी। जब मेन प्लेयर्स ही मार्केट के जब सेल करना स्टार्ट कर देते हैं और सेल करना ख़त्म कर देते हैं, जब हो जाता है कि हाँ हमने अब ख़त्म कर दिया, तो आई थिंक वो बॉटम बन जाता है क्योंकि उसके बाद कोई सेल करने वाला बचता नहीं है। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनमें इतनी पावर नहीं है कि DIA ने जो बॉटम बनाया है उसके नीचे भी बॉटम बना पाए। तो ऑब्वियसली आई थिंक बॉटमिंग आउट हो चुकी है। या तो साइडवेज करेक्शन होगा इस मार्केट का, या तो हमें एक बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है अगर कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आते हैं।
कल भी हमने काफ़ी कंपनीज़ के बारे में बात की थी, रिजल्ट के बारे में, आज भी बात करेंगे, बट उससे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे इंडसइंड बैंक के बारे में। इंडसइंड बैंक पता नहीं क्या हाल चाल चल रहे हैं इनके। आज वापस से 5% डाउन था इंडसइंड बैंक, और 5% डाउन होने का ये रीज़न था कि 600 करोड़ रुपए का कुछ तो ऑडिटिंग इशू आया, डिस्क्रिपेंसी दिखी है, और ये स्पेशली इसमें दिखी है जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें दिखी है। इंटरेस्ट इनकम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है बैंक का पैसे कमाने का, जिसके थ्रू ही आई थिंक वन ऑफ द मेन, नहीं या सबसे हम कह सकते हैं सबसे मेन इनकम होता है। और ये जो आई है वो स्मॉल फाइनेंस जो सेक्टर है इनका इस तरफ से आई है। स्मॉल फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस जो है इनका इस तरफ से आई है। हम सब देख रहे थे माइक्रो फाइनेंस बिजनेस, माइक्रो फाइनेंस बैंक और NBFCs काफ़ी अच्छा नहीं कर रही थी पिछले 3, 4, 5, 6 क्वार्टर से, और अर्ली साइंस इम्प्रूव होने के वो दिखा रहे थे। अगर आप देखेंगे कल के रिजल्ट्स भी, तो माइक्रो फाइनेंस वाला साइड है, माइक्रो फाइनेंस वाला जो बिजनेस है वो थोड़ी इंप्रूवमेंट शो कर रहा था। बट फिर इंडसइंड बैंक जैसे कंपनी में ऐसा चीज़ आ जाना बहुत एक डिफ़िकल्टी है। हुआ क्या है, हुआ ये है कि जितनी इंटरेस्ट इनकम आनी चाहिए थी इनकी डाटा के हिसाब से और जितनी आई है उसके बीच में 600 करोड़ रुपए का डिफरेंस है। तो क्या ये कॉमन है? क्या ऐसे डिफरेंसेस आते हैं? डिफरेंसेस ऑब्वियसली आते हैं, 110% आते हैं, बट 600 करोड़ रुपए का डिफरेंस आना बहुत बड़ा अमाउंट है। क्या किया है कंपनी ने EY, अर्नेस्ट एंड यंग करके एक ऑडिटिंग कंपनी है, उसको बुलाया है और बोला है कि ऑडिट करो और बताओ भैया हमारे में कहाँ गलती है, हम कहाँ गलत कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, या ये कोई एडिट है, या कोई बग है, या कोई और रीज़न है, या कुछ फ्रॉड है। और इंडसइंड बैंक जैसी कंपनी में ये पहली बार नहीं है, ये अभी 2-3 वीक पहले भी आया था। फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स में इनका कुछ घपला निकला था, वो घपला तो और बड़ा था। वो करीबन, अगर मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, आई थिंक वो 2000 करोड़ के आसपास का था, 1990, 2000 करोड़ के आसपास का था। और फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स क्या होता है हमें समझना पड़ेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स 2 वर्ड से बना है, फॉरेन एक्सचेंज और डेरिवेटिव से। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन एक्सचेंज उसे कहते हैं जब हम एक कंट्री के करेंसी को चेंज करते हैं दूसरे कंट्री के करेंसी में। जैसे INR को मैं डॉलर में चेंज करूँ या डॉलर को मैं फर्दर यूरो में चेंज करूँ, तो मैं उसको फॉरेन एक्सचेंज बोलूँगा। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स वो चीज़ होती है जिनकी वैल्यू किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं होती है। फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स एज अ होलसम अगर मैं बताऊँ तो वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो 2 कंपनी म्यूचुअली एग्री करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। समझ लीजिए कोई US की कंपनी है, वो 6 महीने बाद इंडियन कंपनी को $100 देने वाली है, और आज अगर प्राइस 85 रुपीज़ पर डॉलर है, तो 6 महीने बाद, तो अभी इनको कितना देना था, 8500 रुपीज़ देने थे, 6 महीने बाद वो 8500 रुपीज़ देने चाहिए। बट किसी कारण से अगर डॉलर टू रुपी घट के 80 रुपीज़ पे आ जाता है, तो अब तो इंडियन कंपनी को सिर्फ 8000 रुपये मिलेंगे। वो जो 500 रुपये का उनको घाटा हुआ वो कौन देगा? या एक तो ये केस हो गया, अगर डॉलर टू रुपी घट जाए तो उनको घाटा हो गया, या अगर वो किसी कारणवश बढ़ जाता है, 87, 88 पे चला जाता है, अगर 90 पे चला जाता है, मैं मान लेता हूँ, तो अब 9000 रुपये देने पड़ेंगे। 6 महीने बाद जो 8500 रुपये मिलने वाले थे वो इंडियन कंपनी को, अब वो 9000 रुपये मिलेंगे। तो 500 रुपये का अब जो इंडियन कंपनी को मुनाफा हुआ है, तो ऑन द अदर हैंड वो अमेरिकन कंपनी को लॉस हुआ है। तो दोनों कंपनी मिलके एक डील करती है जिसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स कहते हैं। इसमें इसके अकॉर्डिंग या इसके हिसाब से क्या बोला जाता है? इसके हिसाब से ये बोला जाता है कि आज जब मैं अगर $100 तुम्हें देने वाला हूँ 6 महीने बाद, और आज का अगर रेट 85 है, तो 6 महीने बाद कोई भी रेट हो मैं तुम्हें 85 के हिसाब से ही पैसे दूंगा। इसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स। और इसमें करीबन 1990, 1980, 2000 करोड़ के आसपास का कुछ घपला दिखा था, या नहीं आया था, कुछ रिकॉर्ड्स में दिक्कत हुई थी, ऑडिटिंग में दिक्कत हुई थी। इसके बाद इवन RBI ने बोला भी था इनके हेड को कि आप फटाफट अपना रिप्लेसमेंट ढूंढ लो, और जैसे रिप्लेसमेंट मिलता है आप प्लीज़ रिज़ाइन करो। तो क्या करना चाहिए इंडसइंड बैंक में? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इंडसइंड बैंक अगर मैं 2 मिनट के लिए देखूं कि इंडसइंड बैंक क्या कर रहा है, 2 मिनट अगर हम इंडसइंड बैंक की एनालिसिस करें तो इंडसइंड बैंक, हाँ, आज भी 5% डाउन, 788 पे प्राइस आ चुका है। ऊपर से ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो चुका था पहले, अब शायद थोड़ी मोटी रिकवरी है, 48-47% के अराउंड करेक्शन है। प्राइस टू बुक अगर मैं देखूँ तो 0.94 प्राइस टू बुक, बहुत सस्ता मिल रहा है ये बैंक, बहुत सस्ता मिल रहा है, बहुत सस्ता।
अगर मैं देखूँ प्राइस टू बुक कभी इतना आया है ये बैंक पहले पिछले 10 साल में तो नहीं, पिछले 0.7 आया था, 0.7 प्राइस टू बुक आया था, वो भी आया था अप्रैल में कोरोना वाला टाइम, और अप्रैल से लेके अभी तक सेम प्राइस टू बुक। मतलब मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है इसने इन्वेस्टर्स को। 2020 अप्रैल से लेके अभी तक ऑलमोस्ट सेम प्राइस टू बुक और अपने ऑल टाइम लो प्राइस टू बुक पे आ चुका है इंडसइंड बैंक। बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट होता है ऐसी कंपनीज में ये चीज़ें होती हैं। और ये कोई स्मॉल बैंक नहीं है या NBFC नहीं है कोई स्मॉल की ये घपला करके भाग जाएगी और पैसे वापस अर्न नहीं करेगी या इन्वेस्टर्स को कुछ दिक्कत पड़ेगी। RBI की पूरी नज़र इस बैंक पे, और आई थिंक ऐसी चीज़ें आती हैं 5-6 साल 7 साल 8 साल में, ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें आती हैं। बट एज ए इन्वेस्टर, एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, अगर आपको सच में भरोसा है, तो बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं इंडसइंड बैंक, आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स पे देखूँ थोड़ा बहुत, तो अभी मेरे ख्याल से रिजल्ट आया नहीं है इसका रिजल्ट आया नहीं है, इसका रिजल्ट आने में भी टाइम है, और इसका रिजल्ट आएगा तो भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा किस तरह से ये एक्ट करता है। शेयर होल्डिंग में FII ने काफ़ी ख़रीदा है पिछले क्वार्टर से, करीबन 5% ज़्यादा ख़रीदा है, और वैसे घट भी गया था। 45% FII होल्डिंग थी 2022 में, जो कि घट के 25% हो गई थी दिसंबर 2024 में पिछले क्वार्टर में, जो अब बढ़ चुकी है 30% के अप्रॉक्स आ चुकी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो रिजल्ट सीज़न आ चुका है कंपनीज़ का। कुछ कंपनीज जो कि मेरे व्यू में थी, जो कि मेरे रेंज में थी, जिनको कि मैं फॉलो करता था थोड़ा बहुत। हेवल्स इंडिया बहुत अच्छी कंपनी है कि इंडिया की, जो वायर्स के लिए जानी जाती है, एंड उसके अलावा बल्ब वगैरह के लिए जानी जाती है। काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ ईयर ऑन ईयर। अगर मैं टॉप लाइन रेवेन्यू बताऊं तो 20% का ग्रोथ हुआ। मार्जिन स्टेबल रहे 11.6%, 11.6% के अप्रॉक्स। जो एक अच्छी बात है इसमें ये वो है कि इनका जो लेलॉयड सेगमेंट है, जो लेलॉयड इनका एक ब्रांड है जिसको इन्होंने 2017 में पूरी तरह से एक्वायर किया, नहीं इसमें आई थिंक 50 to 53% स्टेक एक्वायर किया था और अपने अंडर लाए थे। ये बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इतना ग्रो होने की, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लेलॉयड एक ब्रांड है जो कि B2C सेगमेंट में बिलोंग करता है, और B2C सेगमेंट की ग्रोथ एक बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जाती है, क्योंकि B2C सेगमेंट में कंज्यूमर बहुत ऑनेस्ट हो जाते हैं एक ब्रांड को लेके। और अगर आपका ब्रांड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब है आपके पास ऑनेस्ट कस्टमर्स हैं जो कि रिटर्न आपके पास ही आएंगे और आपकी ग्रोथ को ऑब्वियसली आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो IT इंडस्ट्री इंडिया की, IT की अगर मैं कंपनीज की बात करूँ तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है IT कंपनी। आज HCL टेक का रिजल्ट आया है, बहुत डामाडोल रिजल्ट। टॉप लाइन में देखूँ 6% बढ़ा है, बॉटम लाइन में देखूँ प्रॉफिट 6% बढ़ा है। अब सिर्फ HCL टेक की बात नहीं है ये, ऑलमोस्ट एवरी IT कंपनी की अब यही बात है। मैं इन्फोसिस की बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर जो रेवेन्यू है टॉप लाइन वो 8% इंक्रीज़ हुआ था, प्रॉफिट जो है वो ईयर ऑन ईयर डिक्रीज़ हुआ है 12% का, और Q1Q ऑलमोस्ट 1% का रेवेन्यू इन लोगों का डिक्रीज़ हुआ है। IT कंपनीज का हाल बहुत ख़राब। इन्फोसिस को अगर मैं साइड करूँ, मैं TCS को लूँ तो TCS में भी सेम हालात है, कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। रेवेन्यू 5% ग्रो हुआ ईयर ऑन ईयर, और प्रॉफिट 2% से घट गया ईयर ऑन ईयर। Q1Q अगर मैं रेवेन्यू देखूँ तो फ्लैट रहा है, और Q1Q अगर मैं देखूँ प्रॉफिट तो वो भी फ्लैट रहा है, या 0.2-0.3% के अराउंड डिक्रीज़ हुआ है। विप्रो की अगर हम लोग बात करें ऑन द अदर एंड, तो रेवेन्यू 1% से इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर, और जो इनका बॉटम लाइन है वो ऑलमोस्ट 21% से इंक्रीज़ हुआ है। हाँ, ये इंक्रीज़ क्यों हुआ? क्योंकि इनमें मार्जिन एक्सपेंशन आया है। मार्जिन आई थिंक 20% मार्जिन पे ये काम कर रहे थे, अब जो 21% हो चुका है, तो काफ़ी डेंजरस बात है IT इंडस्ट्री के लिए कि ये परफॉर्म नहीं कर पा रही है। और IT इंडस्ट्री तभी परफॉर्म करेगी जब US के IT कंपनीज परफॉर्म करेंगे, वो कुछ ना कुछ इंपोर्ट करवाएंगे इन सब कंपनीज से, क्योंकि इंडिया में जो मैक्सिमम IT कंपनीज है वो अपना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करती हैं US, और जब तक US कंपनीज में डिमांड नहीं बढ़ेगी इन सब चीज़ों की, तब तक हमारे पास भी डिमांड नहीं आएगी। हमारे पास भी IT इंडस्ट्रीज़ में डिमांड नहीं आएगी, और वो रिजल्ट अच्छा पेश नहीं कर पाएंगे। एक और जो खतरे पे है वो AI का खतरा आ चुका है कि कैसे काम करेंगे AI के साथ ये लोग। अगर हमें कोई भी, मैं मानूँ अगर अमेरिकन कंपनी वो इंडियन कंपनी से कोई सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करती है, या इंडियन कंपनी एक्सपोर्ट करती है कोई सॉफ्टवेयर अमेरिका को, और अगर उससे कम अमाउंट में AI उनको कुछ बना के दे रहा है, तो वो इंपोर्ट क्यों करेगी कंपनीज? और जो कि ये भी एक बहुत बुरा साइन है IT इंडस्ट्री के लिए। आई होप ये फटाफट ठीक हो, क्योंकि अब बहुत सारे IT स्टॉक्स एक बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे आ चुके हैं, और बहुत सारे IT स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से, काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं।
उसके अलावा अगर हम बात करें तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, जो स्मॉल फाइनेंस सेक्टर का एक बहुत 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 बड़ा प्लेयर है, बहुत बहुत पुराना भी प्लेयर है, बहुत बड़ा भी प्लेयर है। तो इनका भी टॉप लाइन जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर वो 38% का है, बहुत एक इम्प्रेसिव ग्रोथ है 38% का। और प्रॉफिट ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर 16% का है करीबन। जो ग्रॉस NPA है वो 2.28% पे है और जो नेट NPA वो 0.74% पे, जो कि पिछले क्वार्टर से बेटर है। और इसके साथ जो इनका PCR रेशियो है, प्रोविजन कवरेज रेशियो, वो 84% पे आ चुका है इस क्वार्टर के, जो कि पिछले क्वार्टर पे 80% पे था, जो कि एक बहुत 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 अच्छा साइन है। जितनी ज़्यादा प्रोविजनिंग होगी उतना ही हेल्प करेगा ये आगे वाले दिनों में प्रॉफिट्स को, जो भी पैसा प्रोविजनिंग में जा रहा है वो प्रॉफिट्स में ऐड हो और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके अलावा इनमें जो एक मेन पॉइंट मैंने PPT में देखी वो ये थी कि 150 करोड़ रुपए का इन्होंने जो भी टोटल प्रोविजनिंग करी है उसमें 150 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रोविजनिंग सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए करी है। अनसिक्योर्ड लोन्स एक बहुत डेंजरस सेक्टर होता है या एक बहुत डेंजरस सेगमेंट होता है एक बैंक के लोन्स का, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन्स जब कोई इंसान लेता है तो उसके अगेंस्ट में वो कोई भी बायलैटरल सबमिट नहीं करता है, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है बायलैटरल सबमिट करने की। तो अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है वो लोन तो बैंक को वो रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। और ये कहीं ना कहीं ये इस तरह की का भी साइन है कि स्मॉल फाइनेंस सेक्टर जो है, जो फाइनेंसिंग सेक्टर है, जो कि रूरल अर्बन एरिया के जो सेक्टर है, वहाँ पे कहीं ना कहीं वापस से ग्रोथ आनी हल्की हल्की स्टार्ट हो रही है। और आई थिंक बैंक्स और NBFCs भी इसको धीरे धीरे कवर कर रही हैं। कल भी काफ़ी कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो फ्यू कंपनीज जिनको मैं फॉलो करता हूँ उनमें से एक है टिप्स म्यूजिक, एक है रैलिस इंडिया और एक है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जिसका कि हम सब जानते हैं जब IPO आया था तो पूरी इंडिया घुस गई थी बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। कल रिजल्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक हाउसिंग NBFC का क्या हालचाल चल रहे हैं, एक हाउसिंग NBFC एक स्मॉल फाइनेंस बैंक से या स्मॉल फाइनेंस NBFC से काफ़ी डिफर करती है, ये सब बातें कल करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट डाउन बिलो टू क्लियर डाउट्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, बाय बाय।